अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय मित्र बनाए पर सोच समझकर। सबसे पहले तो मित्र ये शब्द सुनकर कैसा लगता है? किसी कवि ने कहा है कि मित्र और इत्र समान अर्थी हैं। जैसे इत्र लगाने से कपड़ों में, वातावरण में सुगंधी फैलती है, वैसे ही मित्र यदि किसी के जीवन में सच्चा और अच्छा किसी को मिल जाता है तो उसका जीवन सुगंधित हो जाता है, पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उल्लसित हो जाता है। तो आइए मित्र बनाए पर सोच समझकर इस विषय पर बच्चों को मार्गदर्शन देने से पूर्व एक छोटी सी कविता है मित्रता के ऊपर, उसको थोड़ा सा सुनेंगे। हमारे ही शांति कुंज के भाई ने लिखी है, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। मित्र का महत्व जीवन में क्यों है, इस बात को परिलक्षित करती है ये कविता। शुष्क जीवन को बना दे वासंती मधुमास है, मित्र सुगंधित पुष्प है, सुरभित सुखद उल्लास है। फिसलने का भय नहीं जब मित्र अपने साथ हों, मुश्किलें भी दूर जाती हाथ में गर हाथ हों। मित्रता के संग एक सुखद एहसास है, मित्र सुगंधित पुष्प है, सुरभित सुखद उल्लास है। मन प्राण को झंकृत करे वो साज है, सितार है, सुरताल का संगीत है, लैतान का संसार है। मित्रता है छंद जिसमें प्यार है, विश्वास है, मित्र सुगंधित पुष्प है, सुरभित सुखद उल्लास है। हर्षमय आंगन बना दे मित्रता की छांव से, दुर्गुणों को दूर कर दे सद्गुणों के गांव से। व्यक्त न कर पाए कि जैसे मूक की मिठास है, मित्र सुगंधित पुष्प है, सुरभित सुखद उल्लास है। मित्र है तो हर खुशी है, ना कोई निराश है। मित्र है तो हर खुशी है, ना कोई निराश है, दूर रहते पर सदा लगता सदा पास है। मित्र सुगंधित पुष्प है, सुरभित सुखद उल्लास है। तो मित्र की इस छोटी सी व्याख्या के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि जीवन में मित्र का होना एक सौभाग्य की बात है। हमें अच्छा मित्र मिलना, अच्छा और सच्चा, और हम किसी के अच्छे और सच्चे मित्र बने, ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? तो कहते हैं, मतलब मित्र को एक अर्थ में दोस्त भी कहते हैं। तो किसी फिलोसोफर ने कहा है कि जिनके साथ रहकर हमारे दोष अस्त हो जाए, मतलब हमारे दोष समाप्त हो जाए या दोष घटने लगे, ऐसा कोई साथी यदि हमारे जीवन में आ जाता है तो उसे दोस्त कहते हैं। और अच्छा और सच्चा मित्र जो है उसकी निशानी क्या है? अच्छा और सच्चा मित्र यदि हम भी किसी का बनना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम चयन अच्छे मित्र का करें, तो उसके अंदर एक जीवंतता होनी चाहिए। वो गुणवान, शीलवान, धैर्यवान और जो भी एक मानवीयोचित गुण एक अच्छे मनुष्य के अंदर होने चाहिए, वो यदि किसी व्यक्ति में है और यदि वो आपका मित्र बन जाता है तो आपके जीवन में वो चार चांद लगा देता है। हम सब सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि चाहे हम दूध गर्म कर रहे हैं या दूध का कुछ काम कर रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, तो जरा से में यदि कोई गलती होने से हमारा दूध बिगड़ जाए या हम जो मिठाई बना रहे हैं वो बिगड़ जाए, तो हम बहुत हताश हो जाते हैं कि मेरा दूध बिगड़ गया, मेरी मिठाई जो मैं बना रही थी वो बिगड़ गई। ऐसी कई चीजें आम जीवन में हम महसूस करते हैं जिसके खराब होने से हम अफसोस करते हैं।
पर क्या कभी हमने ये कल्पना करी कि ये बहुमूल्य मानव जीवन जो हमें प्राप्त है, आप बच्चों को भी इस तरीके से बता सकते हैं कि ये बहुमूल्य मानव जीवन जो हमें प्राप्त है वो खराब हो जाए तो, वो बिगड़ जाए तो, वो जिस राह पर चलना चाहिए उस राह पर न चल के निम्नगामी स्तर का हो जाए तो जीवन बिगड़ जाने की चिंता हमें नहीं है। आम चीजें हमसे खराब हो जाती तो हम इतने चिंतित हो जाते हैं, और बहुमूल्य जो मानव जीवन हमें प्राप्त है वो हमारा बिगड़ जाए उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। तो उसके बिगड़ने और सुधरने का बहुत बड़ा दारोमदार किस पर है? हमारी मित्रता पर। हम कैसी मित्र मंडली के बीच में रहते हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र कैसे हैं, उस हिसाब से हमारा जीवन बनता और बिगड़ता है। उसी को एक सामान्य और आम भाषा में कुसंग और सत्संग हम बोलते हैं। यदि माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, हमने वातावरण से कुछ श्रेष्ठ पाया है बचपन में, पर कुसंग मिल गया तो जो थोड़ा मोड़ा भी बचपन में हमने एक अच्छी नींव बनाई है वो भी खराब हो जाती है और हमारा जीवन गलत राह पर चला जाता है कुसंग के कारण। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छे संस्कार और वातावरण न मिलने पर भी किसी के जीवन में कोई अच्छा सत्संग हो जाए। सत्संग किसे कहते हैं? सत माने सही, जो सही राह पर चल रहा है, जो सही समझकर जी रहा है, उसके साथ हमारा संग हो जाना, इसीलिए सत्संग का बहुत महत्व माना जाता है। तो सही के साथ संग होना ये भी जीवन का एक बहुत बड़ा अरुणोदय और सौभाग्य माना जाता है। यदि हम ऐसों के संग में हो गए तो बेल की तरह पेड़ के साथ लिपटकर हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जितना ऊंचा वो पेड़ है। चाहे बेल कमजोर है पर वो पेड़ से लिपटकर उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकती है। इतना बड़ा सत्संग का और सही संग का प्रभाव है। तो कुल मिलाकर जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें बच्चों को आगाह करना है कि जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। जीवन, हम सब जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, सफलता ये सब चाहते हैं। तो यदि हम सफलता चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें, जागरूक रहें, होश पूर्वक जीवन जिए और जो भी संग हम करें उसको पूरी सोच समझ कर करें। तो हम मित्र बनाएंगे पर सोच समझकर इस विषय पर बच्चों को कैसे कैसे मार्गदर्शन देंगे। तो ये सबसे पहला जो चित्र हमारे सामने है वो क्या दर्शा रहा है? स्क्रीन पर आपके सामने जो चित्र है वो क्या दर्शा रहा है? चार लड़कियां एक स्कूटी पर है, यहाँ चार पांच बच्चे कुछ आनंद मना रहे हैं। नीचे दो बच्चियां इतनी मग्न है अपनी बातचीत में और खेल कूद में कि उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दो मित्र यहाँ पर प्रकृति के बीच कुछ एक दूसरे को इशारा करके संकेत कर रहे हैं, कोई आनंद ले रहे हैं और उसकी अभिव्यक्ति एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। ये जितने भी लोग आपको अभी स्क्रीन पे बच्चे दिख रहे हैं उनके चेहरे कैसे हैं? खिलखिलाते हुए, हंसते हंसाते, आनंद और उत्साह में और उल्लास में है सभी के सभी। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में से किसी के जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, चैलेंजेस नहीं होंगी, उनके जीवन या व्यक्तित्व में कोई कमियां नहीं होंगी। वो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना भी कर रहे हो सकते हैं जो उनको पग पग पर भयभीत कर रही और चैलेंज दे रही है। पर जैसे ही ये साथ में है, नॉट मी, वी, इन लोगों के भीतर एक हम एक साथ है वाला भाव है। जब हम साथ हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का बल, आत्मबल जिसे हम कहते हैं, वो हमें मिलता है और एक ताकत हम महसूस करते हैं, क्योंकि एक स्लोगन है, वी ग्रो व्हेन वी आर टुगेदर। जब हम अकेले होते हैं तब हम विकसित नहीं होता। हमारे पास कोई खुशी है, कोई दुख है, तो हम उसको शेयर किसके साथ, साझा किसके साथ?
हर बात, हर स्थिति, हर परिस्थिति हमारे घर परिवार के लोगों के साथ तो हम शेयर नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको हम कहते हैं मित्र, जहां पर हम अपना सब कुछ साझा करते हैं, हम अपनी हर खुशी, हम अपना हर सुख और दुख उनके साथ बांटकर हल्के होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम वास्तव में विकसित होना चाहते हैं, टोटलिटी में, समग्रता में, तो हमारे जीवन में मित्र का होना बहुत जरूरी है। और मित्र हो तो कैसे हो, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मित्र बनाए पर सोच समझकर। तो मित्र की परिभाषा क्या है? तो यहां कहते हैं कि मित्रता दो लोगों के बीच स्थायी स्नेह, सम्मान, अंतरंगता और विश्वास की स्थिति है। जहां पर दो लोग इंटीमेट होते हैं, एकदम घनिष्ठ, जिसको बोलते हैं घनिष्ठता। एक होती है हमारी मित्र मंडली, और उस मित्र मंडली में से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके साथ हमारी गहरी इंटीमेसी हो जाती, अंतरंगता जिसको बोलते हैं, उसी को मित्रता कहते हैं। और वो इंटीमेसी जब लॉन्ग टाइम कंसिस्टेंटली, वो संबंध आपका स्थायी स्नेह और सम्मान के साथ और विश्वास के साथ, एक गहरा विश्वास एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान, तब जाके वो मित्रता कहलाती है। सभी संस्कृतियों में दोस्ती किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल में महत्वपूर्ण रिश्ता माना गया है। आप किसी भी संस्कृति को उठाकर देख लीजिए, कोई भी कल्चर में हर जगह दोस्ती और मित्रता के मायने रखते हैं। मतलब एवरीवेयर ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में मित्रता कैसी है, और मित्रता है कि नहीं है, और है तो उसने कैसे निभाई है। तो जो साथी हमारी उन्नति में सहायक होते हैं, अपनापन स्थापित करते हैं, वे मित्र हैं। जो हमारी प्रोग्रेस में हमेशा ये चाहते हैं कि हम हर स्थिति परिस्थिति में प्रोग्रेस करें, ऐसे जो हमारे सहायक होते हैं और जो अपनापन हमारे साथ स्थापित कर लेते हैं, वो मित्र हैं। वस्तुतः मानसिक और नैतिक क्षेत्र में समानता, सामंजस्य, एक रसता का नाम ही मित्र है। मानसिक क्षेत्र में एक रास्ता माने क्या? जहां हमारी विचार, वैचारिक वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो एक होती है, और मॉरल वैल्यूज और एथिक्स हमारे एक होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई सज्जन आदमी जो है वो किसी गुंडे से दोस्ती कर लेगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी कोई एथिक्स, वैल्यूज और विचार की मिलती ही नहीं है। तो मानसिक क्षेत्र में भी और नैतिक क्षेत्र में भी जहां समानता होती है, जहां सामंजस्य, हार्मनी होती है, एक रसता होती है, उस संबंध को मित्रता कहते हैं। और यहाँ पर गुरुदेव का एक सत्संकल्प का स्लोगन है जो हम बच्चों को समझा सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी इसकी उसकी योग्यताओं और विशेषताओं और विभूतियों द्वारा नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों द्वारा करेंगे। तो हमें यदि किसी मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी करनी है, मनुष्य किसको बोलते हैं? आप मतलब आपको हम यहाँ से जो बता रहे हैं वो एक विस्तृत मैटर है, आप उसको सरल करके बच्चों को बता सकते हैं कि मनुष्य किसको कहते हैं। जिसके अंदर मानवीय गुण हो वो मनुष्य है। तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा, उसकी कसौटी कैसे होगी कि ये मनुष्य है? उसके अंदर जो भी ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, ह्यूमन टेंडेंसीज होनी चाहिए, वो है कि नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन, वो दिखने में कैसा है, वो पैसे वाला है कि नहीं, उसको कितने लोग जानते मानते समझते हैं, उसकी कितनी वाहवाही दुनिया में हो रही है, उस आधार पर यदि आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें धोखा खाना पड़ेगा। पर मानव के नाते, मनुष्य के नाते यदि आपने उसका सही मूल्यांकन किया है कि उसके सद्विचार और सत्कर्मों द्वारा, जो गुरुजी कह रहे हैं, उसके विचार कैसे हैं और उसके कर्म कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, उस आधार पर यदि आपने उसका मूल्यांकन किया है और फिर आपने उसके साथ संबंध स्थापित किया है, मैत्री का, मित्रता का, तो आगे चल के आपके लिए वो लाभदायी हो सकता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का भी एक कोट याद आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा था कि आप हमें व्यक्ति की संगति दिखा दीजिए, मैं उसका भविष्य आपको बता दूंगा। ऐसा विवेकानंद जी ने कहीं लिखा है कि वो कैसी संगति में रहता है, बस मुझे उतना बता दीजिए, तो मैं उसका भविष्य भाप के बता दूंगा कि भविष्य इसका कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर हमें बच्चों को ये ध्यान दिलाना है कि
जैसा हमारा संग होगा, जो एक फेमस वाक्य है, वैसा ही हमारे जीवन में उसका रंग चढ़ेगा। सही गलत अच्छा बुरा जो भी प्रभाव है, वो प्रभाव हमारे ऊपर पड़े बिना रहने वाला नहीं है। इसलिए मित्र के चयन में, मित्र बनाए पर सोच समझकर मित्र के चयन में हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें मित्रता से फायदे क्या क्या है, तो 3 बातें यहां पर हम चर्चा करेंगे कि मित्रता क्यों आवश्यक है। कई बच्चे ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि हम अकेले ही ठीक हैं, हम अपनी एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे और अपने में रहेंगे, दूसरों के साथ नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर कोई गड़बड़ियां आएंगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। मनुष्य का समग्र विकास जो है वो लोगों के बीच रहकर, समाज के बीच रहकर ही हो सकता है। अच्छे बुरों के बीच में रहकर ही, मतलब सार सार ग्रही लियो थोथा दियो उड़ाए। दूसरा, हमारे अंदर वो गुणग्राहकता होनी चाहिए कि हम सिर्फ अच्छाइयों को ही ग्रहण करें, भले हम कितने भी समूहों के बीच रहें। तो इसलिए मित्र होना, मित्रता होना और लोगों के समूह के बीच रहना, ये तीनों चीजें आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो मित्रता से कहते हैं अपनी पहचान बनाना, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिकता का विकास। ये 3 आवश्यकताएं होती हैं कन्याओं और किशोरों की। जैसे नीलम दीदी ने भी आपको बताया था प्रस्तावना में कि बच्चा जब छोटा होता है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट भी किया हुआ है, आप उसको भी गो थ्रू कर लेंगे। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें पहले से संबंध होते हुए भी एक नए संबंध की तलाश होती है। वह संबंध है मित्रता। उसके पास संबंध है पहले से, माता पिता भाई बहन, फिर भी वो एक नए संबंध की तलाश में होता है। क्यों? आगे समझते हैं। मित्र ये शब्द सुनते ही सबके मन में एक आनंद, एक खुशी की लहर उठती है। जहां परस्पर घनिष्ठता होती है, वह संबंध मित्रता में परिणत हो जाता है। मित्रों के साथ रहने पर हम एक बल और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। बच्चों को हमें ये समझाना भी है, बच्चे खुद भी बताएंगे। यदि आप उनको काउंटर क्वेश्चंस करेंगे कि भाई क्यों आप मित्र चाहेंगे, आप मित्रता क्यों करेंगे, तो हो सकता है बच्चों से ही बहुत सारी बातें आपको मिल जाएं। पर यहाँ पर हमें उनको ये भी विश्वास दिलाना है कि यदि आप मित्रों के साथ रहते हैं तो आपके बल और आपके आत्मविश्वास में भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। यह एक ऐसा अपनापन है जो उन्नति में सहायक होता है। कुछ संबंध हमें पहले से ही मिले होते हैं, माता पिता भाई बहन मामा चाचा ताऊ जो भी है, पर मित्रता का हम चयन करते हैं। यहाँ बात क्या आती है? चयन की। जो पहले संबंध मिले हुए उसका चयन हमने नहीं किया है, पर कुछ एक संबंध ऐसे होते हैं जिसका हम चयन करते हैं। मित्रता भी एक ऐसा संबंध है। वी चूज अ फ्रेंड। तो जब आप कोई चीज चूज करते हैं, आप जैसे कुछ खरीदने जाते हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया खरीदने की कोशिश नहीं करते हैं। फल है, सब्जी है, कपड़े हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप बेस्ट खरीदना चाहते हैं। तो जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे वो बेस्ट नहीं होना चाहिए। हम बेस्ट फ्रेंड तो बहुत तेजी से बना लेते हैं, पर हमें ये जागरूकता नहीं रहती है कि उसके अंदर क्वालिटीज क्या है। किसी फिलोसोफर ने कहा है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उन्होंने लिखा है चूज अ फ्रेंड हु एग्जिबिट्स अ गुड कैरेक्टर। चूज अ फ्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज एंड नॉट देयर स्टेटस। और चूज अ फ्रेंड हु इज वाइज एंड हैज विजडम। अगर आप मित्र का चयन करते हैं तो एक ऐसे मित्र का चयन कीजिए जिसका कैरेक्टर, जिसका चरित्र बढ़िया हो, जो चरित्रवान हो। यदि आप मित्र का चयन कर रहे हैं तो एक ऐसे मित्र का चयन कीजिए जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, मूल्य जिसको कहते हैं जीवन मूल्य, जो मनुष्य के अंदर गुण होने चाहिए, जो जीवन में श्रेष्ठताएं होनी चाहिए, वो मॉरल वैल्यूज जीवन के जो हैं वो उसके पास हो, न कि सिर्फ स्टेटस। वही जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि वो पैसे वाला हो, दिखने में बहुत अच्छा हो, लोग और समाज में उसका बहुत नाम हो, पर जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान हो। बेसिकली जरूरी ये है कि वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और तीसरा, ऐसा मित्र चयन कीजिए जो वाइज हो और जिसके अंदर विजडम हो। वाइज माने समझदार हो और विजडम माने जो विवेकवान। जो समझदार और विवेकवान है वो खुद कभी न गलत रास्ते पर जा सकता है, न किसी को गलत रास्ता दिखा सकता है। इसलिए मित्र का चयन करते समय इन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
यहाँ सावधानी इसलिए जरूरी है, टेक्स्ट में आ रही है बात आगे, ये सावधानी क्यों जरूरी है मित्र के चयन के समय? इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन की सफलता और भविष्य पर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। चूंकि अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें बच्चों को बतानी समझानी रहेगी, चूंकि आत्मा का गुण आनंद है और वह प्रेम द्वारा परिलक्षित होता है, और बिना प्रेम के जीवन में सरसता नहीं आती। ये आत्मा की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं हमको? ये इसलिए उनको बताना है, आत्मा की बात छोड़ दीजिए, उनको आनंद समझाइए कि हम चाहते क्या है। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, इस धरती पर जितने अरब खरब लोग हैं और वो जी रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? अंत में उसका जवाब यही निकलता है कि वो सुख और आनंद के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, आनंद पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। तो आनंद ये हमारा परम और चरम लक्ष्य है हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति आनंद चाहता है। बच्चों को प्रश्न पूछिए, आप कोई दुख चाहते हैं? कोई चाहता है आपके जीवन में दुख आए, कष्ट आए? तो वो जवाब देंगे। और फिर जब आप दुख और कष्ट नहीं चाह रहे हैं और आप अगर ऐसे कोई कार्य कर जाएंगे जिसका परिणाम दुख कष्ट ही होगा, आपको भी और आपके परिवार को भी, तो आपका जो कार्य है वो सही नहीं सिद्ध ठहरा। तो यदि आप आनंद चाहते हैं, और उस आनंद का प्रमाण क्या यहाँ दे रहे हैं कि वह प्रेम द्वारा परिलक्षित होता है, वो प्रेम द्वारा परिलक्षित होता है। और प्रेम के बिना जीवन नीरस होता है। यदि प्रेम ही नहीं है व्यक्ति, तो जीवन नीरस होता है। मित्रता के साथ क्यों एक आनंद की अनुभूति होती है? आप छोटे बच्चों को भी देखिएगा कभी कि वो कोई मित्र यदि उनका साथ है और मेहमान है, अड़ोसी पड़ोसी को वो बताना चाहता है, तो बड़ा गर्व से बताता है कि ये मेरा मित्र है, ही इज माई फ्रेंड। बड़े भी छोटे भी हर व्यक्ति के मित्र होते हैं। हमारे दादा दादी के भी मित्र रहे होंगे, नाना नानी के भी मित्र रहे, हमारे पापा मम्मी के भी मित्र रहे। तो मित्र हर एक के जीवन का एक अलग ही विशेष संबंध होता है, जिसको अभिव्यक्त करते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं। पर बच्चों को हमें यह एहसास दिलाना है कि वो गर्व करने जैसा संबंध होना भी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कुछ प्रकाश, कोई आनंद, या हमारे जीवन में कोई श्रेष्ठता है, वो खुद भी उत्कृष्ट हो और हमें भी श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला हो। तो यहाँ प्रेम भी सुदृढ़ मैत्री द्वारा विकसित होता है। गुरुजी ने ही अपनी किताब में लिखा है कहीं कि मैत्री इसलिए आवश्यक है कि यदि आपको प्रेम में विकसित होना है, आप अगर सोशल नहीं है, आप लोगों के साथ नहीं घुलते मिलते हैं, आप दोस्त और मित्र यार नहीं बनाते हैं, तो आपका जीवन शुष्क हो जाता है। तो आपका जीवन शुष्क नहीं होना चाहिए। यदि हम आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो एक सुदृढ़, स्वस्थ, अच्छा, मतलब अच्छी मैत्री और सच्चा मित्र आपके जीवन में होना आवश्यक है। तो सुदृढ़ मैत्री द्वारा भी आप अपने भीतर प्रेम को विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात है कि जैसे जीवन विकास में विद्या, धन, साधन इत्यादि की आवश्यकता होती है, वैसे ही भावनात्मक समर्थन, आत्मभाव एवं मतलब आत्मभाव के विकास के लिए और सामाजिकता के विकास हेतु अच्छी मैत्री की भी आवश्यकता होती है। अतः किशोर और किशोरियों को श्रेष्ठ दिशा देने हेतु उन्हें सच्ची और अच्छी मैत्री के बारे में सही मार्गदर्शन देना जरूरी है कि मित्रता क्यों करे, कैसे करे, और करें तो सोच समझ के करें। यहाँ पर ये जो बात है वो नोट करने जैसी है कि एक सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि धन, साधन और सुविधाएं होती है तब हम जीवन में विकसित हो पाते हैं। वैसे आंतरिक जीवन का जो विकास है, जो हम भीतर से, जिसको आंतरिक यात्रा बोलते हैं, यदि हम विकसित होना चाहते हैं तो भी हमारे जीवन में मैत्री की आवश्यकता है। अब आगे मित्रता से क्या क्या और फायदे होते हैं? तो कहते हैं कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें पहले से संबंध होते हुए भी एक नए संबंध की तलाश होती है, और वह संबंध है मित्रता। मित्र यह शब्द सुनते ही सबके मन में एक आनंद और खुशी की लहर उठती है, और जहां परस्पर घनिष्ठता होती है वह संबंध मित्रता में परिणत हो जाता है। आगे नहीं बढ़ा, क्षमा चाहूंगी, एक मिनट। इससे बढ़ाइए फिर इससे बढ़ाइए।
इसी से शीतल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो किशोरा मित्रता का क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें 3 चीजें हमने जानी थी कि अपनी पहचान बनाना, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिकता का विकास। ये 3 आवश्यकताएं होती हैं किशोरों की, जिसके कारण से मित्रता उनके जीवन में आवश्यक है। तो यहाँ कहते हैं किशोरावस्था जीवन का वह पड़ाव है जिसमें किशोर एवं किशोरी अपने व्यक्तित्व की नींव को मजबूत करते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है ना, इसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं मित्रों। ट्रांजिशन फेज किसको बोलते हैं? एक फेज समाप्त हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, उसके बीच का पड़ाव है। मतलब बचपन छूट रहा है, युवावस्था में प्रवेश करेंगे, उसके बीच की ये स्थिति है जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। उसको एडोलसेंस एज भी बोलते हैं। एडोलसेंस एज, टीन एज जिसको हम बोलते हैं, टीन जब तक चलता है 19-20 तब तक। तो ये एक ऐसा पड़ाव है जिसमें आपके व्यक्तित्व की नींव मजबूत होती है। जैसे बचपन में संस्कार दिए जाते हैं, फिर ये किशोरावस्था में परिपक्व होते हैं और युवावस्था में प्रौढ़ होते हैं। संस्कार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बचपन के बाद जो किशोरावस्था और उसके बाद जो युवावस्था आती है, उस अवस्था में मान्यताएं, विश्वास, आदतें और स्वभाव, ध्यान दीजिएगा, मान्यताएं, विश्वास, आदतें और स्वभाव, ये चारों चीज जो है वो इस एज में परिपक्व हो जाती है। जो हैबिट्स हम कल्टीवेट करते हैं या कंटिन्यूअस जिन हैबिट्स को हम रिपीट करते हैं, और जो विश्वास हमारे बन जाते हैं, और जो हमारा स्वभाव बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से वाले स्वभाव के हैं और हमारा मित्र शांत स्वभाव का है, तो उसके साथ रहते रहते हमारा गुस्सा भी कम हो जाता है, संग का प्रभाव पड़ता है। या उसके जैसा बनने का हम प्रयास करते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि देखो ये कितना शांत है और मैं क्यों नहीं हो पाता हूं। ऐसी कई सारी चीजें हम अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं यदि हमारे पास सच्चा अच्छा मित्र हो तो, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है जिसमें हमारी ये सब चीजें जो है वो परिपक्व हो जाती हैं, आदतें, स्वभाव और विश्वास वगैरह। तो इसलिए इस आधार पर उनके व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर नीलम दीदी ने आपसे काफी चर्चाएं करी थी। पर्सनैलिटी सिर्फ वो नहीं होती है जो बाहर से दिख रही है या आप लोगों को दिखा रहे हैं या लोग आपको देख रहे हैं। इंटरनल भी पर्सनैलिटी है और आउटर भी है। तो हम दोनों तरफ से, कई बार बाहर के एटिकेट्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम कैसी भाषा बोलते हैं, हम किस तरीके से उठते बैठते हैं, हम एक दूसरे को किस तरीके से संबोधन करते हैं, हम एक दूसरे को कैसे प्रेम और सम्मान देते हैं। तो ये इंटरनल और आउटर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, वो सारे डेवलप हो जाते हैं और एक हैबिट कल्टीवेट हो जाती है, बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की, अभिव्यक्त होने की, सोचने की, वो सारी इस अवस्था में परिपक्व हो जाती है। इसलिए इस दौरान अपनी पहचान बनाने के क्रम में वे सामाजिक होने का भी प्रयास करते हैं। जहां आपकी नींव परिपक्व भी हो रही है पर अभी आप परिपक्व हुए नहीं हैं। और एक और ये एडोलसेंस एज ऐसी है जहां बच्चे पेरेंट्स से दूर होकर निकलकर लोगों के बीच में, मित्रों के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में आते हैं, तो उनका दायरा बढ़ता है, वो एक बड़े दायरे में आते हैं। तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, कई बार नासमझी के कारण कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। तो ये जो दायरा उनका बढ़ रहा है, इसलिए यह बात बहुत मायने रखती है कि वे किन लोगों के बीच रहते हैं और उनके मित्र कैसे हैं। अगर वह कुशल है, बोलचाल में निपुण है, तो शीघ्र ही उनकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है। कई बच्चे बहुत मुखर होते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा समझा लेते हैं, जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। तो ऐसे लोग बहुत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और उन्हीं लोगों में से कुछ फिर उनके मित्र बन जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं, इसलिए हमारे पास बहुत अच्छे और ज्यादा मित्र हो जा रहे हैं। तो उस क्रम में उनको ये हमें ध्यान दिलाना है कि अभी उनको दुनियादारी, समाज व संसार का अनुभव पूरा नहीं है, क्योंकि उनका मन निर्मल है या गीली मिट्टी के समान है कह लीजिए। तो अच्छी और बुरी दोनों ही बातों का उनके मन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ता है।
इसलिए उनको सावधान रहना है। यदि विवेक जागृत न रहे और गलत लोगों के प्रभाव में आ गए, मतलब बहुत ज्यादा भावुक होते हैं ना इस एज में बच्चे, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं अगर बहुत लोगों के बीच वो होते हैं या बहुत लोगों से उनकी दोस्ती होती है। पर उनको यहाँ पर ये सावधान कराने की जरूरत है कि उनका विवेक भी जागृत रहे कि वो कहीं गलत लोगों के संग में तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक बार जब मित्रता घनिष्ठ हो जाती है, किसी के साथ भी आपका घनिष्ठता का संबंध हो जाता है, फिर उसके सत्परिणाम और दुष्परिणाम दोनों ही आपके सामने आने ही वाले हैं। तो जैसे हमने अभी पहले चर्चा करी थी कि अच्छा भला हमारा बचपन में संस्कार युक्त जो व्यक्तित्व विकसित हुआ हो सकता है, उस व्यक्तित्व में भी गिरावट आ सकती है यदि हमने गलत संग कर दिया तो। जीवन एक यात्रा के समान है जिसमें समय समय पर मोड़ आते रहते हैं और हर मोड़ पर व्यक्ति की मनस्थिति और उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो क्या आवश्यकताएं होती हैं, ये जो समय समय पर उम्र के हर मोड़ पर व्यक्ति की मनस्थिति और आवश्यकताएं अलग अलग होती है, वो कन्या और किशोरों के संदर्भ में क्या है कि बच्चा भावनात्मक स्थिरता चाहता है। ये जो हमने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं तीनों, अपनी पहचान बनाने के लिए वाला मुद्दा हमने डिस्कस किया। अब वो भावनात्मक स्थिरता भी चाहता है। तो वो भावनात्मक स्थिरता कैसे आएगी, जब उसको ये लगेगा कि मेरे इमोशंस को और मेरे भावों को कोई समझ भी रहा है और समझ के रेसिप्रोकेट भी कर रहा है, मतलब वो प्रतिसाद भी दे रहा है। यहाँ हो क्या जाता है कि पेरेंट्स के साथ उनका एक जनरेशन गैप हो जाता है। तो जनरेशन गैप होने के कारण माता पिता उनको कोई सही बात टोकते या समझाते हैं तो उनको लगता है कि वो उन्हें प्यार नहीं करते हैं या उनकी बात को नहीं समझते हैं, और जैसे ही वो अपने हम उम्र मित्र के साथ कोई बात शेयर करता है तो उसको तुरंत प्रतिसाद मिलता है, क्योंकि दोनों हम उम्र के हैं कि दोनों की इमोशंस और भावनाएं समान होती हैं और वो दोनों जल्दी एक दूसरे को समझ जाते हैं। पेरेंट्स नहीं समझते ऐसा नहीं है, पर वो एक जनरेशन गैप के साथ साथ पेरेंट्स की अपनी यात्रा भी चल रही है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास भी चैलेंजेस हैं। हो सकता है समय पर वो प्रतिसाद नहीं दे पा रहे हैं, जिस तरीके से बच्चा अपेक्षा कर रहा है उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि घर परिवार में कोई समस्या है, माता पिता के संबंधों में कोई समस्या है, घर परिवार की कोई आर्थिक समस्या है, ऐसी कई समस्याओं से फैमिलीज गुजरती हैं। उस बीच यदि बच्चे के पास या कन्या या किशोर के पास कोई अच्छा और सच्चा मित्र है तो उसको वो भावनात्मक स्थिरता भी मिल जाती है, इमोशंस शेयर भी हो जाते हैं, एक्सचेंज भी हो जाते हैं और एक समझ भी विकसित हो जाती है। तो आगे आत्मभाव का विकास। तो यहाँ पर भावनात्मक स्थिरता कैसे मिलती है, जब आत्मभाव का विकास होता है। आत्मभाव का विकास माने प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है। जिसने मैत्री भावनाएं प्राप्त कर ली उसके लिए संसार परिवार हो गया। वो मैत्री भाव में जी रहा है तो उसके लिए संसार पूरा परिवार हो जाता है। और किशोरावस्था में बदलावों के कारण अपनेपन का भाव अधिक महसूस करने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो वो जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ वो एकदम अपनापन में आ जाते हैं। पर उसमें एक फायदा ये भी होता है कि जहां सही और अच्छे और सच्चे मित्र और लोगों के बीच वो हो जाते हैं, तो ये जो क्वालिटीज ऊपर ह्यूमन क्वालिटीज जिसको हम बोलते हैं, मानवीय मूल्य जो है, ये प्रेम, दया, करुणा, ये एक दूसरे के साथ सहयोग, सहकार, सहिष्णुता, सिंपैथी, एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, उस क्रम में विकसित होने लगते हैं। तो एज ए ह्यूमन वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है बच्चा। दोस्तों का समूह किशोरों को संरक्षित और मूल्यवान महसूस करने में मदद करता है। जैसे ही फ्रेंड्स के बीच आ जाता है तो वो अपने आप को संरक्षित महसूस करता है, सिक्योर जिसको हम बोलते हैं, और मूल्यवान भी महसूस करता है। बच्चे की मतलब कोई कन्या या किशोर है, उसकी अपनी कोई इनबिल्ट क्वालिटीज भी होती है जो उसका दोस्त पहचान लेता है, तो उसके साथ रहकर वो अपने आप को मूल्यवान भी महसूस करता है जब उसका दोस्त उसे ये एहसास दिलाता है तो। और साथ ही उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है, मित्रता वाला भाव जो है। यहां तक मतलब एक अध्ययन हुआ था, कहते हैं यहाँ तक कि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि किशोरावस्था में अच्छे और घनिष्ठ मित्र बनाने से वयस्क जीवन में सभी प्रकार की भावनात्मक समस्याओं को रोका जा सकता है, विशेष करके तनाव और चिंता से संबंधित। तो ये संशोधन क्या सिद्ध कर रहा है कि आपकी जब किशोरावस्था होती है उस समय में आपकी भावनाएं बहुत कोमल होती हैं,
और यदि उसमें कोई कुंठाएं रह जाती हैं, जैसे घर परिवार में समस्या है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कोई आंतरिक समस्या है, वी आर साइकोलॉजिकली भी व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, तो उसकी कई आंतरिक डिस्टर्बेंसेस, फैमिली डिस्टर्बेंसेस और कोई कंफ्यूजन्स और डिस्क्लैरिटीज जिसको बोलते हैं, उसके बीच यदि उसको सही मित्र और मित्र मंडली या अच्छे लोग मिल गए तो क्या होता है, उसके जीवन में कुंठाएं नहीं रहती हैं, उसकी भावनाएं कुंठित नहीं रह जाती, वो कहीं भी अपना सुख दुख शेयर कर रहा है, हल्का हो जा रहा है, खूब आनंद और मस्ती पूर्ण। आप देखते हैं कि इस एज में बच्चे खूब मस्ती में होते हैं, उनको घूमना फिरना, दोस्तों के साथ जाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब होने देना चाहिए, बस ये हेल्दी होना चाहिए। बच्चे को भी हमें ये समझाना है कि यू आर इन अ डेवलपिंग स्टेज, तो हेल्दी एंटरटेनमेंट करो, हेल्दी रिलेशंस रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तुम्हारा विकास ही हो रहा है और वो जरूरी भी है। क्योंकि यहाँ आगे बात आएगी कि जो बच्चे मित्र नहीं करते और सिर्फ एकांगी और इकड़ रहते हैं, उनके साथ भी व्यक्तित्व में कुछ लूप होल्स और माइनस पॉइंट्स रह जाते हैं। तो यहाँ ये संशोधन ये सिद्ध करता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने टीनेज में या अपनी किशोरावस्था में बहुत आनंदपूर्ण मैत्री और मित्रताओं के साथ अपना संबंध और जीवन बिताया है, वो आगे के भविष्य के जीवन में, वयस्क जीवन में कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बहुत नहीं गुजरते हैं, क्योंकि उनके पास कुंठाएं नहीं होती हैं, उन्होंने जो अपना था वो खुलकर किसी को बता दिया है और हल्के हो गए हैं। तो यहाँ पर भावनात्मक स्थिरता और आत्मभाव के विकास के क्रम में भी मित्रता का अपना बहुत महत्व है। इस उम्र में दूसरे की बातें ज्यादा सही लगती हैं और परिवार के लोग गलत लगने लगते हैं। ऐसा होता है, अक्सर पेरेंट्स काफी कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि बच्चे जो है वो हमारी बात सुनते नहीं है, और बच्चों को लगता है कि हमें पेरेंट्स बहुत टोक रहे हैं, तो इसी को जेनरेशन गैप बोल रहे हैं। यहाँ पर खैर विषय नहीं है, पर फिर भी एक बात इंगित जरूर करेंगे कि पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है कि अपनी उनकी ये जो किशोरावस्था है जिसमें वो मित्रों को और बाहरी दुनिया को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसको भी पूरा समझने का, सुनने का प्रयास करना चाहिए और उस जनरेशन गैप को हो सके उतना कम करने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी सीख हम दे रहे हैं उसमें डिक्टेशन और डोमिनेशन लीस्ट होना चाहिए। बच्चे को समझदार बनाइए। हम क्या करते हैं कि हम जब बच्चे को कुछ बोलते हैं, टोकते हैं जहां वो गलत जा रहे हैं, उसमें बहुत डिक्टेशन और डोमिनेशन जैसा हमारा एक्सप्रेशन रहता है, जिससे बच्चे रिटेलिएट भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। कई बार तो हमने ये देखा है कि वो सिर्फ कान से सुन रहे होते हैं, बाकी सुन ही नहीं रहे होते। अब देखते ही हैं, हमें हमारे पास एम्पल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स होती है कि बच्चे सुन नहीं रहे, क्योंकि इतना ज्यादा बोला जाता है और इस तरीके से बोला जाता है कि वो रिसेप्टिविटी ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ दोनों पक्ष को, पेरेंट्स को भी अपने क्रम में और बच्चों को भी ये ध्यान रखने की जरूरत है। हमें कन्या और किशोरों को भी ये बात बतानी है कि आपको अभिभावकों को और उनके भावों को समझने की जरूरत है। वो आपको रोक टोक नहीं रहे हैं, वो आपके शुभेच्छक हैं। वो मतलब दुनिया में आपका सबसे बड़ा कोई हितैषी और शुभेच्छक है तो वो माता पिता के अलावा कोई नहीं हो सकता। वो जितना भी जो कुछ भी कर रहे हैं, अपना सर्वस्व त्याग कर आपके ही जीवन निर्माण और विकास के लिए लगे हुए हैं कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ लें, आप अच्छे से अच्छा खा लें, पहन लें, ओढ़ लें, घूम लें, फिर लें। तो फिर वो क्यों आपको नहीं समझेंगे या नहीं समझना चाहेंगे? तो ये जो गैप है, इस खाई को हमें ऐसे ही पूर्ति करनी है कि बच्चों को भी हमें ये समझाना है कि मतभेदों को और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को और अपनी बात को कैसे हम माता पिता तक रखें, और माता पिता भी अपनी ये सावधानी रखें कि बच्चों को समय दें, सुने और उनको समझदार बनाने का प्रयास करें। ये जो डिक्टेट और डोमिनेट करने की हम बात कर रहे थे, उसकी जगह यदि उनका ध्यानाकर्षण हम करवा दें, ध्यान दिला दे, बेटा देखो हम तुमको बता रहे हैं, अगर समझ जाओगे तो तुम फायदे में रहोगे। और ध्यानाकर्षण करवाने के बाद फिर जब वो कोई गलती करे तो उसको सिर्फ ध्यान दिलाओ, देखो हमने तो कहा था, उसका परिणाम आ गया, अब तुम देखो आगे कैसे क्या करना है। तो जैसे जैसे ऐसे हम उनको पकड़ाते जाएंगे, उनकी समझदारी परिपक्व होगी। तो जैसे ही वो समझदार होगा, वो अपने आप सही पर चलने का प्रयास करे। हम क्या करते हैं, हमें जो सही लगता है वो हम उनको बता देते हैं या थोप देते हैं, तो उनको अपनी एडोलसेंस एज के कारण अभी क्लैरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो हम सही नहीं लगते हैं और वो दबाव के कारण फिर रिटेलिएट करते हैं, तो उसमें क्लैशेस होते हैं। इन क्लैशेस के साथ यदि कोई दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बच्चे को घर परिवार में प्यार नहीं मिल रहा, अगर आप अटेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं, प्यार भी नहीं दे पा रहे हैं उसको, तो
कई बार ऐसा होता है और देखा ही जाता है कि वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं, और उस ऑपोजिट, लड़का हो तो लड़की के प्रति और लड़की हो तो लड़के के प्रति आकर्षित हो जाने के कारण उसको वो आकर्षण न मानकर प्रेम ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सावधानी रखनी है और बच्चों को भी सावधान करना है कि प्रेम और आकर्षण में क्या अंतर है। तो प्रेम और आकर्षण में क्या अंतर है, उसकी एक छोटी सी टेबल हमने बनाई है, उसको हम तेजी से यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बच्चों को सावधान रखना है और ध्यान दिलाना है कन्याओं और किशोरों को कि प्रेम और आकर्षण में अंतर क्या है। प्रेम जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और आकर्षण पहली नजर में, किसी को देख लिया और वो पसंद आ गया, पसंद तो आ गया पर उसके साथ फिर आप लंबे समय तक संबंध निभा पा रहे हैं कि नहीं। ये खाली मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, मित्रता की भी बात हो रही है। हम आकर्षित होकर मित्रता बना लेते हैं, वो बहुत दिखने में सुंदर है, पैसे वाला है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कई सारी चीजें हैं, तो इसको हम तेजी से थोड़ा सा देख लेंगे। प्रेम जो है उसमें मन शांत रहता है और आकर्षण में मन विचलित रहता है। प्रेम आंतरिक होता है और आकर्षण बाह्य चीजों के कारण होता है, जैसे आत्मिक गुण, उनकी शक्तियां हैं, जो उनके गुण हैं, ऐसी चीजें जो होती हैं उसके कारण एक प्रेम होता है और वो स्थायी रहता है। और आकर्षण जो है वो क्या होता है, शारीरिक होता है, उसकी रुचियां क्या है, वो मूवीज देखने में इंटरेस्ट रख रहा है, उसको बहुत होटल में और इधर उधर खाने की आदतें हैं, साज श्रृंगार की आदतें हैं, नृत्य की, डांस की, या सिनेमा और स्टेटस जैसी अनेक चीजें ऐसी होती है, सब बाह्य चीजें हैं, तो उसको देखकर आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ हम दोस्ती कर लेते हैं कि उसके साथ मजे से जिंदगी कटेगी, उसके साथ हम खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे। ये आकर्षण होता है और वो स्थायी नहीं रहता है, ये बच्चों को हमें ध्यान दिलाना है। प्रेम निश्चित रूप से स्थायी रहता है और आकर्षण अस्थायी है। प्रेम में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है क्योंकि वो विकास का मुद्दा हो जाता है। आंतरिक चीजों और गुणों को देखकर आपने किसी के साथ मैत्री करी है तो उसके जैसे आप भी बनने का प्रयास करते हैं और वो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाती है। और यहाँ अगर आकर्षण के आधार पर आपने किसी से मित्रता करी है तो आपकी ऊर्जा को निम्नगामी भी बना सकती है। आंतरिक सुंदरता प्रेम में देखा जाता है और इसमें बाह्य सुंदरता देखी जाती है जो स्थायी नहीं है। सुंदरता खत्म हो गई तो, अगर वो सुंदर नहीं है तो, अगर वो धनवान नहीं रहा, जिसको धनवान समझ के हमने उसके साथ दोस्ती बना ली और कल को वो धनवान नहीं रहा तो ये आकर्षण की जो बाह्य चीजें होती हैं उसके कारण हम दोस्ती में फंस जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, पर जब वो स्थायी चीज है ही नहीं तो वो हमें आनंद भी स्थायी नहीं दे सकती। इसमें प्रेम में साथी की खुशी के साथ त्याग और समर्पण का भाव होता है दोस्ती और मित्रता में, और आकर्षण जहां होता है वहां सिर्फ अपनी खुशी तक ही सीमित रहती है। यदि हम धनवान हैं तो किसी ने हमें हमारे साथ इसलिए दोस्ती की है कि हमारे पैसे से वो लाभ उठाएगा, या हमने किसी के साथ दोस्ती इसलिए की है कि उसके धन का हम लाभ उठाएंगे, तो ये स्वार्थी भाव है और स्वार्थी भाव में ये खुशी सीमित ही होती है। तो इसलिए हमें प्रेम और आकर्षण का अंतर समझते रहना चाहिए। देना ही देना ये प्रेम का लक्षण है और लेना ही लेना ये आकर्षण में रहता है। जहां आकर्षण होता है वहां लेने की भाव रहती है, कैसे मैं उसकी फायदा उठा लूं, मतलब हम वो अच्छा पढ़ाई में है तो उससे पढ़ना सीख लूं, धनवान है तो उसके धन का फायदा उठा लूं, XYZ। यहाँ आगे बढ़ाने का प्रयास होता है, जिससे आप वास्तव में प्रेम करते हैं अपने मित्र को, उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसकी टांग नहीं खींचते हैं, उसको परेशान नहीं करते हैं, उसको नीचा नहीं दिखाते हैं, उसको पीछे नहीं करते हैं, अपने से और आगे करने का हम प्रयास करते हैं और आकर्षण में पथ से विचलित होते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है यदि हम प्रेमपूर्ण दोस्ती में है तो, और इसमें नकारात्मकता आती है। नकारात्मकता माने अगर वो गलत चीजों में है तो वो चीजें हमारे जीवन का भी अंग बन जाएंगी। कष्ट और दुख में परवाह नहीं करता। जो प्रेम करता है अपने दोस्त या मित्र को, वो अपने कष्ट और दुख की परवाह नहीं करता है। वे आकर्षण वाला जो है वो सिर्फ अपने सुख का ही सोचता है। विपत्ति में बंधन मजबूत होता है। जो मित्रता प्रेम पूर्ण होती है, जो आकर्षण पर आधारित नहीं है, वो विपत्ति में और मजबूत होता है। मेरे दोस्त मित्र के साथ कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया या मुझे कोई आ गया, तो हम परस्पर में इतना स्नेह सहयोग और सहकार में जीते हैं कि विपत्ति में तो और हमारी दोस्ती मजबूत हो जाती है। और जहां आकर्षण होता है वहां विपत्ति में दूरियां बढ़ जाती है। जैसे ही आकर्षण से ही सिर्फ किसी स्वार्थ या लालच से
हमसे किसी ने करी या हमने किसी से मित्रता करी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही अगले पर मुसीबत पड़ी तो वो सोचता है हम कैसे अपनी कन्नी काटें कि मुझे इसको मदद करनी पड़ जाएगी, तो इसमें ये दूरियां हो जाती हैं। प्रेम पूर्ण मैत्री में भविष्य की सोचते हैं और दूरदर्शी होते हैं, और आकर्षण में सिर्फ वर्तमान में रहते। वर्तमान में मतलब अभी खा लिया, पी लिया, सुख भोग लिया, ये जो क्षणिक सुख होते हैं उसके कारण ही हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। प्यार में आप उनकी सभी कमियों को भी हंसते हुए मान लेते हैं, मतलब कमी भी हो तब भी मेरा दोस्त है, कोई पूर्ण तो है नहीं इस संसार में। और यहाँ अट्रैक्शन रहता है तो सिर्फ परफेक्शन चाहते, मतलब हम जो चाहते हैं वैसा वो हमारे साथ करें तो वो हमें प्रिय है, नहीं तो नहीं। यहाँ पर मेल और फीमेल के प्रति भी एक जो डिस्टेंस रखने का, सेफ डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि एज ऐसी है जहां भावनात्मक उभार ऐसे आते हैं और भटकाव भी आ जाते हैं। और आजकल का समय तो आप सब जानते ही हैं कैसा चल रहा है, इसलिए बच्चों को सावधान करने की भी जरूरत है कि प्रेम और आकर्षण का अंतर भी समझे। और यदि ऐसा जमाना तो है नहीं कि हम ये कहे कि तुम मेल से या फीमेल से दोस्ती मत करो, ऐसा समय तो अब रहा नहीं है, पर एक सेफ डिस्टेंस रखना और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखना, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, और हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इस जागरूकता के साथ हमें अपनी मैत्री में आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे सामाजिक रुचि, ये प्रेम और आकर्षण वाला मुद्दा जब बच्चों को हम क्लियर कर देते हैं तो कुछ सामाजिकता के विकास के क्रम में मुद्दे हैं कि बच्चे इस समय में सोशल होना भी बहुत पसंद करते हैं। इस आयु में उनका कार्य क्षेत्र घर से अधिक बाहर होता है, वे समान वय के अधिक लोगों के साथ मैत्री व प्रेम के संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये सामाजिक विकास है, समान वय मतलब सेम एज ग्रुप के साथ वो अपने संबंध स्थापित करते हैं। परिवार के बाहर सुरक्षा का और विश्वास का ये पहला बंधन होता है, ये पहला एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें वो भरोसा करते हैं। और किशोरों को मित्रता से आत्मीयता का साथ भी मिलता है। समाज में अपनी भूमिका को समझने में उनको मदद भी मिलती है। जब वो लोगों के बीच में जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो बाल्यावस्था में तो क्या होता है कि परिवार के अनुसार चले हैं, जैसा पापा मम्मी ने या माता पिता ने कहा है वैसा करते हैं, और यहाँ अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। तो उनकी प्रतिभा विकसित होती है, और उनकी प्रतिभा विकसित हो रही है तो उनके अंदर क्या श्रेष्ठताएं हैं, उनकी रुचियां क्या है, उनका व्यवहार कैसा है। जब हम लोगों के बीच जाते हैं तभी हमें अपने व्यवहार की प्लस और माइनस सब समझ में आती है। मित्रों के बीच जाते हैं, मित्र मंडलियों के बीच रहते हैं, तो अभी तक तो पेरेंट्स हमको टोकते थे, अब मित्रों के बीच जाने से पता चलता है कि हमारे अंदर भी क्या क्या कमियां हैं और अच्छाइयां हैं। मित्रों के समूह में वह अकेला महसूस नहीं करते हैं। एक लोनलीनेस जो सबको यात्रा में आती रहती है बीच बीच में, तो जब हम लोनली फील करते हैं और हम अपने फ्रेंड्स के साथ हो लेते हैं तो हमारा खालीपन, एकाकीपन जो है, लोनलीनेस, वो नहीं रहता है। एकाकीपन के कष्ट से बचने के लिए दोष दुर्गुणों से बचने हेतु भी सामाजिकता के विकास और मैत्री की आवश्यकता होती है। मित्र होने से क्या होता है, शेयरिंग केयरिंग हो जाती है, जो हमने पहले चर्चा करी, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, चाहे पढ़ाई में हो चाहे कोई अन्य चीज में हो। दूसरा, सिंपैथी और एम्पैथी, ये दोनों तरफे जो एक डेवलपमेंट ह्यूमन का होना चाहिए, वो क्वालिटीज भी विकसित हो जाती है। और यहाँ जो अकेला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, इक्कड़ हो जाता है। गुरुजी उसको इक्कड़ बोलते हैं। जो इक्कड़ रहता है ना, उसके व्यक्तित्व में न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, ऐसा का ऐसा ही उसका व्यक्तित्व रहता है। और जहां हम लोगों के बीच जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है। इसलिए इस अवस्था में, ये जो अडोलसेंस एज है, किशोरावस्था है, उसमें प्रसन्न रहना और व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। यदि इस एज का बच्चा डिप्रेशन में चला जाए तो उसकी ऊर्जा निम्नगामी हो जाती है, और हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि वो खुद ही नहीं अभी समझ रहा होता, वो खुद ही अभी सेटल नहीं हुआ है। जब वो सेटल होता है तब परिपक्वता आती है। तो उसके सेटल होने तक उसको दोस्तों का जो समूह है वो बहुत सिक्योर फील कराता है और हैप्पी फील कराता है, इसलिए उसको मित्रों के संग में रहना चाहिए। हर प्रकार के लोगों के साथ रहने से तालमेल बिठाना भी आ जाता है। मित्रता में और मित्र मंडलियों के बीच क्या विकास होता है कि सब एक बराबर तो होते नहीं है, किसी में कुछ अच्छाई भी होंगी, किसी में कुछ कमियां भी होंगी।
तो सार सार ग्रही लियो। बच्चे को ये भी हमें समझाना है कि संसार में तो अच्छा बुरा सब कुछ है, पर सही सही को ही हम ग्रहण करें और गलत को न छुए। ऐसे हर व्यक्तित्व और हर व्यवहार, मतलब हर तरीके के व्यवहार वाले लोगों के साथ रहने से भी व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का विकास होता है कि इस प्रकार के लोगों के साथ किस प्रकार से तालमेल बिठाएं। तो तालमेल बिठाने की जो एक क्षमता है वो भी विकसित होती है और एकाकीपन से भी बच जाते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि के दोस्तों को होने से, मतलब हर एक के अंदर कोई अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबके अपने अपने मूल्य होते हैं, अपने विचार होते हैं, तो उन सब की विशेषताओं का लाभ भी हमें मिल जाता है। किसी दोस्त में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो उन सब की अच्छाइयों को भी हम ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व का एक अच्छा विकास करके अपनी पहचान बना सकते हैं। दूसरा, मित्र स्वयं की पहचान विकसित करने, लक्ष्य निर्धारण करने में भी सहायक होते हैं। आपको एक सेल्फ एस्टीम में लाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मित्र सहायक हो जाते हैं। और यदि आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो आपका भविष्य का जो भी निर्धारण है, जो जानकारियां आपको चाहिए पढ़ाई लिखाई के क्रम में, फ्यूचर प्लानिंग के क्रम में, कि हम कौन सी डिग्री ले या कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले, तो उसके लिए यदि कोई श्रमशील, उद्यमी और मेहनती बच्चा है जो आपका मित्र है, तो उससे आपको ये सारी विशेषताओं का भी लाभ मिलेगा, कुछ जानकारियां भी अच्छी मिल सकती है। इसलिए ऐसे ही मित्रों का संग हमें करने का प्रयास करना चाहिए जो भविष्य में हमारी पहचान बनाने के प्रति हमें सहायक भी हो सकते हैं और हम श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में भी विकसित हो सकते हैं। कुछ एटिकेट्स के बारे में भी यहाँ नीचे बताया गया है कि कई बार घर परिवार के वातावरण में हमें वो सारी एटिकेट्स नहीं मिल पाती हैं, तो जब हम अच्छे दोस्तों के बीच रहते हैं तो कैसे पहनना, कैसे ओढ़ना, किस तरीके से बोलना, किस तरीके से व्यवहार करना, ये बातें कोई प्यारा और अच्छा सच्चा मित्र है वो भी हमें समझा सिखा देता है, तो अपनी पहचान बनाने में सहाय रूप हो जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चों के उदाहरण हैं। गोपाल जी के बारे में तो आदरणीय गायत्री दीदी ने अपने वक्तव्य में बताया ही था। ये सब बच्चे ऐसे हैं जो क्रिएटिव और प्रोडक्टिव स्वभाव के हैं। यदि हमारे मित्र अच्छे हों, जो कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं, जिनके मन मस्तिष्क क्रिएटिव होते हैं, तो उनके साथ रहकर हम भी ऐसे अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में यहाँ पर खाली बताऊंगी कि गर्विता गुलाटी करके, यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये लड़की इंडिया वाटर गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हुई और कितने लाख रेस्टोरेंट्स को संपर्क करके 6 मिलियन पीपल लोगों को जागरूक करके 10 मिलियन लीटर पानी उसने बचाया। हाफ ग्लास की क्रांति करके पानी को सेव करने के लिए उसने एक क्रांति करी, वो भी 13 साल की उम्र में, बड़ी उम्र में नहीं, 13 साल की उम्र में एक चेंज मेकर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। और 2015 में भारत के जल संकट से गहराई से प्रभावित होकर उन्होंने वाई वेस्ट नामक एक संगठन की स्थापना की। क्रिएटिव भी हैं बच्चे, कोई सब बच्चे तो ऐसे नहीं जो मटर गश्ती करते रहते हैं और अपना समय सिर्फ खेलने कूदने में और सिनेमा और बेवकूफी भरी बातों में बिताते हैं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे मित्र भी हम बना सकते हैं जिनके साथ रहकर हम भी ऐसे अच्छे सामाजिक कार्यों में लग सकते हैं। ये गोपाल जी हैं, इंडिया यंगेस्ट साइंटिस्ट के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने बनाना स्टेम से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया। इन्होंने अपने पिता को फ्रेंड बनाया, मतलब थोड़े से विकसित विचार वाले होंगे गोपाल जी, और उनके फादर भी फार्मर थे, तो उन्होंने अपनी बात अपने फादर से शेयर करी और फिर इस प्रकार की क्रिएटिविटी द्वारा काम किया। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे मित्रों का चयन करें जिनका जीवन ऊर्ध्वगामी दिशा में चल रहा है। अब अच्छे मित्र कैसे होते हैं, तो कुछ लक्षण हैं यहाँ पे अच्छे मित्रों के। ईमानदार, विश्वास पात्र, आपकी पीठ के पीछे बुराई नहीं करते, अतीत के बारे में सबके बीच चर्चा नहीं करते और सुधारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ईमानदार तो एक सामान्य सी बात है, कोई भी संबंध में सबसे जो मुख्य बात होती है वो है ईमानदारी। तो बच्चों को हमें इन सब बातों की ओर ध्यानाकर्षण करवाना है। इसको आप एक्टिविटीज के माध्यम से भी करवा सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर आपको ढेरों ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी कि कुसंग करने से
क्या जीवन में दुर्लाभ हुए और अच्छे संग से क्या क्या फायदे हुए, ऐसी ढेरों स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। वो बच्चों को आप सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं और खुद बच्चों को पूछ सकते हैं। और साथ में ये जो भी क्वालिटीज यहाँ चेकलिस्ट है थोड़ी सी, कि ईमानदार होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए, मित्र अपने मित्र को धोखा नहीं देगा, छल नहीं करेगा, कभी आपका अहित नहीं करेगा, आपका साथ देगा। तो ये बच्चे ऑब्जर्व करते रहे, जैसे जैसे उनको पता चलता जाए कि ये सारे लक्षण घटित हो रहे हैं तो वो मेरा सच्चा और अच्छा मित्र है। आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके सामने तो बहुत बढ़ाई करते हैं और अच्छा अच्छा बोलते हैं, और जैसे ही आप नहीं हैं तो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये दोस्ती के और मित्रता के लक्षण नहीं है। अतीत के बारे में सबके बीच चर्चा नहीं करते हैं। हो सकता है दो मित्रों के बीच कुछ हो जाए और आपके अतीत में भी कुछ ऐसा है, तो इसकी चर्चा वो लोगों के सामने नहीं करते हैं और आपकी कमजोरियां और गलतियां लोगों के सामने उजागर नहीं करते हैं, और आपकी बातें दूसरों को बताकर मजा नहीं लेते हैं। आजकल तो बहुत बहरूपिये हो गए हैं ना, बाहर दिखते कुछ हैं और होते कुछ है और हैं, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उनको थोड़ी इन बातों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहिए। सुधारात्मक दृष्टिकोण, एक दूसरे के गुणों की चर्चा करते हैं, आपकी कमियों का उल्लेख व सुधारात्मक दृष्टि से करते हैं, ना कि आपको नीचा दिखाने के लिए। मतलब आपके अंदर कोई कमी भी है तो वो आपको एकांत में अकेले में बताते हैं और सुधारात्मक दृष्टिकोण के भाव से आपके हितैषी के रूप में आपको बताते हैं और उसमें सुधार कराने का प्रयास करते हैं। कई मैत्री इतिहास में महत्वपूर्ण है रही है, सुदामा और कृष्ण की, द्रौपदी और कृष्ण की, भगवान राम और सुग्रीव जी की, कर्ण और दुर्योधन की। भले ही वो पात्र ऐसे नहीं थे पर उनकी मित्रता, कर्ण ने जिस तरीके से अपनी मित्रता निभाई, तो ये सारे मित्रता के हमारे पास हमारे सामने उदाहरण है। एक दूसरे की सराहना और प्रोत्साहन करना, आपको हतोत्साहित नहीं करते, उन्नति में सहायक होते हैं, कमजोरियों को जानते हुए भी उदार दृष्टिकोण रखते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, आपको आपके लक्ष्य में आगे बढ़ाने में तथा कमजोरियों को हटाने की कोशिश करते हैं। मतलब उनका दृष्टिकोण उदार होता है। जो आपके सच्चे और अच्छे मित्र होते हैं वो आपको आपके कॉन्फिडेंस को लो नहीं करते हैं, आपको बार बार नीचा नहीं दिखाते हैं, खुद को सुपीरियर नहीं दिखाते हैं लोगों के सामने, भले ही वो हो पर वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करते, एक दूसरे की सराहना और प्रोत्साहन करते हैं। संकट में भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, जो हमने पहले भी देखा था प्रेम और आकर्षण के लक्षण में, कि विपत्ति में संबंध और मजबूत होता है, सुख दुख में साथी होते हैं और आपत्ति में ढाल तलवार का काम देता है। महावीर स्वामी का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ है। बचपन में वे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो एक अजगर ने उनके एक मित्र को लपेट लिया, बहुत बड़ा अजगर था और ऐसा लपेट लिया था कि शायद ही वो बच पाता। तो सब लोग दौड़ के चिल्लाने लगे और भागने लगे। तब उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए अपने मित्र को बचाने के लिए। तो उन्होंने एक उपाय दिया कि हम सब लोग जोर जोर से चिल्लाएंगे और शोर मचाएंगे। तो किसी ने मजाक भी उड़ाया कि ऐसे हमारे चिल्लाने मजाक उड़ाने से कोई अजगर उनको छोड़ थोड़ी देगा। और ऐसा करने से ये हुआ कि अजगर ने उस मित्र को छोड़ दिया और इसलिए उस दिन से उनको महावीर कहा जाता। मतलब वो इतने छोटे थे, उसमें उन्होंने ऐसा विचार भाव रखा, तब से वो महावीर स्वामी कहलाने लगे। तो कहने का भाव ये है कि यदि हमारे पास मित्र मंडल और मित्र समूह है और उसमें कोई हमारा मित्र आपत्ति में है, विपत्ति में है, तो उसको हमें सहायता करनी चाहिए। ये मित्रता की नींव को और दृढ़ और मजबूत करता है। स्वभाव से हृदय में विशालता, उदारता और महानता होती है। इसके कारण विपत्ति और गरीबी में भी मनुष्य को मित्रों की कमी नहीं रहती। हृदय की इस विकसित अवस्था से जंगल में भी मित्र मिल जाते हैं, पशु पक्षी भी मित्र बन जाते हैं। ये मित्र भाव की बात यहाँ की जा रही है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कि आपको ऐसा कोई न मिले, तो मित्र भाव में तो हमें रहना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पूरी सृष्टि और सारा संसार मित्रवत प्रस्तुत हो जाता है, जैसे भगवान राम के लिए हुआ था। इसका मुख्य कारण उनके हृदय की महानता थी, जिससे वे सभी को आत्मवत मानकर निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। यहाँ ये बात खाली ध्यान रखनी है कि कोई पूर्ण नहीं है और कोई पूर्ण आपको मिल नहीं जाएगा। इसलिए जो भी है, हम भी अधूरे हैं, वो भी अधूरे हैं, उसी के साथ एक दूसरे को हमें स्वीकारना है। अच्छे दोस्त
व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ते। आपका दोस्त कभी आपसे व्यर्थ की बहस नहीं करता, एक्सेप्ट ईच अदर एज इट इज। आप एक दूसरे को, एक बार आपने तय कर लिया कि हमें एक दूसरे के साथ मित्रता करनी भी है और फिर आगे निभानी भी है, तो हम प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। फिर हम जो होता है एक दूसरे को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ट्रू लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। सच्चे मित्र आपकी सुनते हैं। कहते हैं कि स्टीफन कॉबे ने कहा है कि यदि आप अच्छे श्रोता हैं, यदि आप सुनते हैं, तो आपका इमोशनल बैंक, जो आपकी इमोशनल बैंक होती है वो समृद्ध होती है। आप इमोशनली और स्ट्रांग होते हो यदि आप अपने मित्रों को सुन पाते हो। कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम बोलते हैं, अगले को हम सुनते ही नहीं, तो वो मैत्री भी वो गुणों को देखता है। आपकी अपनी ही भूल गलती मानकर उदारता क्षमा का परिचय देकर मित्र के लिए मार्गदर्शन देता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम संबंधों को निभाने के लिए अपनी गलती नहीं भी हो तो भी मान लेते हैं, क्योंकि हमें संबंध को रखना है कायम, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति है। तो हो सकता है कोई अच्छे व्यक्ति से भी कभी गलती हो जाती है, जिसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी मित्रता वहां समाप्त कर देते हैं। तो उदार दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। मतलब शिकायत करना, रूठना, मनाना, आक्षेप करना, गांठें बनाना, ये दोस्ती और मित्रता को कायम नहीं रख सकता है। यू शुड लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अब पीयर प्रेशर की थोड़ी सी बात है। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं, पीयर प्रेशर वाला, कि उनको ये लगता है कि यदि जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे तो वो मुझे अपने समूह में नहीं रखेंगे। तो इसके लिए बच्चों को हमें बहुत जागरूक रखने की जरूरत है कि साथियों का दबाव या प्रभाव तब होता है जब आप कुछ इसलिए करते हैं कि आपके दोस्त आपको स्वीकार करें और आपको महत्व दें। यहाँ बच्चों को ये आपको एकदम समझाना जरूरी है कि हम समझदार और विवेकवान बनेंगे। जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों के बीच और मित्रों के बीच हम रह सके, हम वो सब चीजें करने लगे जो सही नहीं है, ऐसा पीयर प्रेशर में दबाव में हमें आना नहीं है। समकक्ष मित्रों के नकारात्मक दबाव भी होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के। जो काम नहीं करने, जो परिवार के लिए, समाज के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे कार्यों के लिए मित्रों की हाँ में हाँ भर के उनके दबाव में, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, हम आ जाते हैं और हम वो गलत कार्य करने लगते हैं जो हमारे लिए करना योग्य नहीं है। उसके लिए बच्चों को सावधान करना है। ये तो कुछ अमीर दोस्तों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं वाला मुद्दा है। इसको आप अपना देख लीजिएगा। सिर्फ इतना इसमें बच्चों को हमें ध्यान दिलाना है। आगे की स्लाइड्स भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक समस्याएं हर घर परिवार में होती हैं, और हम जिस मित्र मंडली में या हमारे जो भी मित्र होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है। हमसे कोई थोड़ा ज्यादा अमीर है या हमसे कम है, ऐसी जो मित्रताएं होती है उसमें बच्चों को हमें ये ध्यान दिलाना है कि जो ज्यादा धनवान है हमसे, उससे ईर्ष्या भी नहीं करनी है और हीन भाव में भी नहीं आना है। और यदि वह हमारा अच्छा और सच्चा मित्र है तो समय समय पर हमें भी उसको ये अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो बोलते हैं वो देना चाहिए कि अभी हमारे घर में आर्थिक समस्याएं चल रही है, बाहर का खाना महंगा या जो भी एंटरटेनमेंट के साधन है वो मेरे लिए अभी संभव नहीं है, अभी मेरी क्षमता नहीं है। तो मैं उस एंटरटेनमेंट या जो भी, जैसे पार्टीज करते हैं बच्चे, बच्चे बहुत बदल बदल के कपड़े पहनते हैं, बैग्स खरीदते हैं, जूते पहनते हैं, जन्मदिन पर बहुत खर्चा करते हैं। तो ये सब बच्चों को आजकल बहुत क्रेज हो गया है और माता पिता को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बच्चों को पहले से ही ये एडोलसेंस में नॉलेज दिया जाए कि आपके हर प्रकार के मित्र हो सकते हैं, पर आपको अपनी हैसियत के अनुसार और अपने घर परिवार के वातावरण के अनुसार ही आगे बढ़ना है। उनको विकल्प देना है। जैसे वो आपके अच्छे दोस्त हैं, वो पैसे वाला है तो वो चाह सकता है कि भाई हम होटल में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वहां जाएंगे, पर आप उसको विकल्प भी अच्छे दे सकते हैं कि मेरा अभी बजट नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, या हम घर में ही कुछ बना के खा लेते हैं, या घर में ही बना लेंगे पार्टी, या मेरी क्षमता से अधिक करने के लिए मैं इच्छुक नहीं हूं। इतना स्पष्ट बोलना हमें आना चाहिए। दूसरा, नकारात्मक दबाव वाले समकक्ष मित्रों के भी उदाहरण, मतलब ये सारे नकारात्मक दबाव के जो लक्षण है वो थोड़े से यहाँ दिए गए हैं कि कैसे बच्चे इन सब उसमें फंस जाते हैं। आजकल हम देखते हैं माहौल बहुत वैसा ही हो गया है।
तो आक्रामक या क्रोधी व्यवहार वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, दूसरों के साथ बदमाशी करने वाले, नशा सेवन करने वाले, अश्लील तरीके से वस्त्र धारण करने वाले, उतने से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इनके मनोभाव और विचार कैसे हैं, कि वो किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, असामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, बर्बरता या अन्य आपराधिक गतिविधियों से संलग्न है, यौन क्रिया में संलग्न है। बॉलीवुड ने तो मतलब पूरी युवा पीढ़ी और कन्या किशोर अवस्था वाले बच्चों की तो दिमाग की पूरी खराबी करने के लिए व्यवस्था बना ही रखी है। तो ये सब चीजें अब आम होने लगी है, क्योंकि बच्चे ऑडियो और विजुअल जो सुनते हैं और बराबर देखते हैं उस क्रिया की ओर प्रेरित होते हैं, और इस अवस्था में उनकी परिपक्वता भी नहीं होती और भावनात्मक आवेग भी होता है, कुछ शारीरिक आवेग भी होते हैं। तो इस कारण वो गलत चीजों में भी फंसने लगते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इन सब चीजों में फंसते हुए देखे जा रहे हैं। इसलिए यौन क्रिया में संलग्न है, या भोजन की उनको लत लग रही है कि बाहर रेस्टोरेंट का ही खाना खाना है, जुआ खेलते हैं, इंटरनेट की लत है, शॉपिंग की बहुत लत होती है कई बच्चों को। तो वो अगर गलत मित्र आपका ऐसा है तो आपको भी ऐसी आदतें डाल देता है, वीडियो गेम आदि। तो समकक्ष मित्रों के ये नकारात्मक दबाव है, उनसे भी कैसे तालमेल बिठाना, ये कुछ मुद्दे इसमें दिए गए हैं। आप अपने से देख लेंगे जब आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा कि कैसे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है जवाब देने में, कुछ रुकना है, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या एक दिन की मोहलत मांग के तब आपको अपनी कोई अभिव्यक्ति देनी है। तब तक आपको सोचने विचारने का समय मिल जाता है। आप अपने घर के भाई बहन माता पिता किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। भावुक होकर तुरंत हाँ में हाँ नहीं भरना है, हमें सोचना है कि हमें हाँ करनी है कि ना करनी है। इसी को विवेक कहते हैं। बच्चों को इसलिए हमें बार बार विवेक विवेक की ओर ले जाना है कि सही और गलत इसका ध्यान हर समय रखना है। कोई भी प्रपोजल हमारे पास आता है, कोई कार्य करने के लिए हमें प्रेरित या दबाव में डाला जाता है, तो हमें एक बार तो जरूर सोचना है कि ये करने योग्य काम है या नहीं करने योग्य। ये करूंगी या करूंगा तो मेरे घर परिवार और मेरे माता पिता और सब दूर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सीमाओं का निर्धारण भी हमें करना आना चाहिए, ये हमें बच्चों को सिखाना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है जॉर्ज बर्नार्ड शो का, कि वे शाकाहारी थे, तो पार्टी में जब वो अपने मित्रों के साथ पार्टी मनाते थे तो मित्र उनको चिढ़ाते थे, क्योंकि वो लोग सब नॉनवेज खाते थे। तो किसी मित्र ने एक बार व्यंग भी किया था कि इतने सारे बढ़िया बढ़िया व्यंजन छोड़कर तुम घास फूस खा रहे हो। तो यदि आप विवेकवान है, जागरूक है और आप जो सही है उस पर टिके हुए हैं, तो आपको जवाब देना भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरा पेट कोई कब्रिस्तान भी तो नहीं है। तो उतना बोलने से उन लोगों को भी एहसास हुआ कि वो लोग तो अपने पेट को कब्रिस्तान बनाए हुए, मैंने कम से कम ये तो नहीं किया है। तो इतनी जागरूकता जब बच्चों में हम लाने का प्रयास करते हैं तो वे इस युवावस्था में गलत मित्रता में फंसने से बच जाते हैं। तो अनुचित प्रस्तावों के विकल्प वगैरह इसमें दिए गए हैं। इसमें समकक्ष मित्रों के सकारात्मक दबाव वाला भी मुद्दा है कि कई बार सब लोग मिलकर पढ़ाई ही कर रहे हैं, खेल ही खेल रहे हैं, सामाजिक कार्यों में मतलब सोशल वर्क में भी लगे हैं, योगदान दे रहे हैं, साथ में मिलकर जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कई बार लगता है कि साथ में बनाकर खा रहे हैं, मिलकर घूमने जा रहे हैं। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, ये कोई गलत चीजें नहीं है। जो बच्चे अगर अपने मित्रों के साथ कर रहे हैं तो गलत है, पर इसकी भी एक अपनी सीमा मर्यादा है, ये बच्चों को हमें ध्यान दिलाना चाहिए। अच्छा भी एक्सट्रीम पर नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ फिर जिम कर रहे हैं, हम सिर्फ खेल ही खेल रहे हैं, तो ये सब फिर कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सफलता में बाधा रूप भी बन जाते हैं। ऐसे मित्रों से सावधान रहे, तो उसकी लिस्ट दी है। जो चापलूस होते हैं, आत्मविश्वास को घटाने वाले होते हैं, फूहड़ हंसी मजाक करने वाले होते हैं, कुत्सित और दूषित विचारों वाले हैं, बहुत अधिक खर्चीले, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने वाले, जो हमारे ऊपर अपना अनुचित दबाव बनाते हैं। ये बार बार बच्चों को ध्यान दिलाना है कि न हमें किसी के प्रभाव में आना है और न किसी के दबाव में आना है। सच्ची और अच्छी मैत्री ये है कि हम भी अच्छे और सच्चे रास्ते पर अच्छे बने और सच्चे रास्ते पर चले, और अपने मित्र को भी चलाए, और अपना मित्र भी, हमारा मित्र भी हमें सही रास्ते पे ही चलाने का प्रयास करे, गलत रास्ते पर न ले जाए।
जो हमारे ऊपर अपना अनुचित दबाव न बनाते हो, जो समय की बर्बादी न करते हो। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो आलसी प्रमादी होते हो, क्या तू पूरे दिन पढ़ता रहता है, ऐसे करके उसको धीरे धीरे वो भी अपनी तरह आलसी प्रमादी बना देता है। तो ऐसे मित्रों से सावधान रहना है। ईर्ष्या द्वेष चुगली करने वाले, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। तो थोड़े कमजोर बच्चे होते हैं ना, वो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसे ऐसे दोस्ती करेंगे तो हमारा भी आत्मबल बना रहेगा, पर वो कई बार निकलता ऐसा है कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे ही हाँकते हैं, वास्तव में कुछ होते नहीं है। उद्दंड और हुड़दंग में रस लेने वाले होते हैं, नकारात्मक चिंतन वाले होते हैं, और कपोल कल्पनाओं में विचरण करने वाले होते हैं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और करते धरते कुछ नहीं है। तो अनुभव के अभाव में बच्चे बाह्य व्यक्तित्व जैसे कि सुंदरता, आकर्षक दिखने वाले, धनी, होशियार, नेता किस्म के, डींग हाँकने वाले आदि से आकर्षित होकर उन्हें मित्र बना लेते हैं। इसलिए बाह्य व्यक्तित्व देखकर नहीं, आंतरिक गुणों और श्रेष्ठ विचारों और सद्भावों को देखकर ही मित्र बनाने चाहिए। तो मित्र बनाए पर सोच समझकर। तो यहाँ पर आखिरी में ये कहा गया है कि अच्छी संगति होगी तो जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा, और यदि कुसंग में पड़ गए तो अच्छे संस्कार होने के बावजूद भी जीवन में गिरावट आ जाती है। इसलिए जीवन में अच्छे और सच्चे मित्र होना बहुत जरूरी है। ये आखिरी स्लाइड में सिर्फ ये एक बात ध्यान देने जैसी है कि हमें बच्चों को सावधान करने के लिए जो भी हम टिप्स दे सकते हैं, जैसे हमने कहा था आपसे कि आप YouTube से भी बहुत कुछ निकाल कर कहानियों के माध्यम से और इंटरेक्शन, मतलब बच्चों को ये सब बातें तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको बच्चों को इंटरेक्टिव वे में जानकारियां मतलब चर्चा करनी है और उनसे ही बातें निकलवानी है, और वो खुद ही अपने अनुभव जो भी उनके हो रहे होंगे उससे आपको बहुत कुछ उजागर कर देंगे। तो उस ओर उनको ध्यान दिलाना है कि मित्र बनाने से पहले यदि आपने ध्यान नहीं रखा, सोच समझकर मित्र नहीं बनाए, तो वो जब घनिष्ठता हो जाएगी तो उसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम दोनों भोगने के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए मित्र बनाएंगे पर सोच समझकर। इस बात को हम यही समाप्त करते हैं।